है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे आज मेरे को आपको पढ़ाना है कॉमन एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड बर्थ। जो आपका टॉपिक है उसमें ये बताया गया है चाइल्ड बर्थ में क्या क्या कॉमन एबनॉर्मेलिटी होती है। वैसे तो एबनॉर्मेलिटी बेबी के हर सिस्टम में होती है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो। बट जो अभी हमें दिखाया गया है या जो हमारी बुक में अभी आपको पढ़ाने को बताया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो अबनॉर्मेलिटी है उसको हम बर्थ डिफेक्ट भी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबनॉर्मेलिटीज़ होती क्या है। तो इसको अपन एक बार नॉर्मली डिफाइन करते हैं। कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी क्या रहता है। कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी में जो बेबी है ना जो उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल और मेटाबॉलिज्म वो एक भी वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जब उसमें अबनॉर्मेलिटी ही बताई गई है तो और हमने ये भी बताया कि उसका हर एक सिस्टम क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। तो उसमें एक WHO ने एक डेफिनेशन दी है कि जो बेबी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर वैसे बात करते हैं जिसका स्ट्रक्चर भी क्लियर ना हो, जिसके फंक्शन भी क्लियर ना हो, जिसका केमिकली मतलब मेटाबॉलिक भी उसका जिसका क्लियर ना हो, तो वो बेबी क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। अब नॉर्मल बेबी की बात करें तो नॉर्मल बेबी का तो स्ट्रक्चर भी बेटर रहता है, ठीक है, फंक्शनल भी बेटर रहते हैं, मेटाबॉलिकल भी बेटर रहता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें पता चलता है जो अबनॉर्मेलिटी होती है, जो बेबी बिल्कुल जिसका सर बड़ा हो, पीठ बड़ा हो, किसी के 2 सर निकले रहते हैं, ठीक है, अबनॉर्मेलिटी की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि कॉजेस क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट कारण है जीन्स से रिलेटेड है, हेरिडिटी से। कभी कभी क्या रहता है, जीन्स अपने पैर में वर्क नहीं करता, अपने पार्ट में वर्क नहीं करता, कभी कभी एक मिसिंग भी हो जाता है। उस कंडीशन में क्या रहता है कि अबनॉर्मेलिटी हो जाती है बेबी में। कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल्स में भी यही बताया गया है कि बेबी के जो क्रोमोसोमल्स हैं उसमें 1 पेयर या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कुछ पेयर उसमें मिस हो जाते हैं, उस कारण भी अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनवायरनमेंट फैक्टर में। एनवायरनमेंट फैक्टर में हमें ये बताया गया है कि यदि मदर, अब ये मदर से रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर रिलेटेड टू मदर से रिलेटेड है। क्या रिलेशन है इसमें कि अगर मदर कंसीव के समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज मतलब ग्राम मीजल्स डिसीज है, टॉर्च कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेबी को भी अबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे मदर अगर अल्कोहल लेती है, अगर मदर ने कंसीव किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर ड्रिंक करती है या अल्कोहल लेती है तो यदि मेडिसिन्स भी लेती है, टॉक्सिस मेडिसिन्स भी लेती है, तो उस कंडीशन में भी अबनॉर्मेलिटी होती है बेबी में। अब हम बात करते हैं जैसे अब ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम से तो समझ ही रहे होंगे अब हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा क्लेफ्ट पेटल्स। क्लेफ्ट पेटल्स का मतलब होता है लिप्स का कटा होना, ठीक है। अब हमने इधर देखा तो क्लेफ्ट पेटल्स को वैसे दो डेफिनेशन में डिफाइड किया गया। फर्स्ट में क्या होता है, या तो लिप्स क्या होता है, 1 साइड कटा होता है, एक साइड, कभी कभी लिप्स दोनों साइड कटे होते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हम बात करते हैं या लिप्स एक साइड कटा है, ठीक है, या दोनों साइड कटा है, तो अब इसका सर्जरी कब होती है। वैसे हमें पता तो चल गया है ना कि अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, पता चल गया अबनॉर्मेलिटी। अब हम क्या करेंगे, अब इसका केयर करने की कोशिश करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे बेबी पहले हेल्थी है नहीं। मिनिमम बेबी का जो वजन है ना 10 kg होना चाहिए, बेबी 1 माह का होना चाहिए, ठीक है, ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद बेबी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर हेल्दी बेबी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेबी में वेट ही नहीं है और बेबी कंप्लीट भी नहीं है, मतलब बेबी का वेट कंप्लीट नहीं है, वाइटल साइन भी क्लियर नहीं चल रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेबी को सर्जरी के लिए भेज रहे हैं। मान लो बेबी का 4 किलो वजन 1 महीने में बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी तो हम उसकी सर्जरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लेफ्ट पेटल्स की। पेटल्स एक सॉफ्ट भाग होता है माउथ का, ऐसे अंदर का, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि कभी कभी क्या रहता है कि जो बेबी का है ना
तलवा से लेके नोज तक पूरा कटा रहता है। उस कंडीशन में भी क्या रहता है, वो थोड़ा डेंजरस रहता है, क्योंकि इसमें तो ऊपर से कटा रहता है, बट पेटल्स में क्या रहता है कि अंदर से नोज तक कटा रहता है। बोनी भी डिस्ट्रॉय रहती है, टिश्यूज भी डिस्ट्रॉय रहते हैं, नोज में जाके सेप्टम से मिल जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या रहता है, हम उसकी सर्जरी, ये भी क्या है, मदर जब प्रेग्नेंट होती है, जब होता है ये कंडीशन, पैदा होने के बाद ही नहीं होती कि तुम सोचो कि अगर इसमें लिखा है एट बर्थ के समय नहीं, जब बेबी कहाँ रहता है, मदर की यूट्रस में ही रहता है, जब ये प्रॉब्लम, लेकिन हमें पता कब चलता है, जब वो बाहर आता है, जब हमें पता चल गया यार इसका तो पेटल्स क्या है, डिस्ट्रॉय है या कटा है, सेपरेट है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी सर्जरी होती है 2 साल के अंदर होनी चाहिए। अब 2 साल के अंदर भी इसकी सर्जरी होनी चाहिए, और इसके बाद वही बेबी का प्रॉपर हेल्थ मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, और बेबी का वाइटल साइन भी होना चाहिए। उस कंडीशन में हम उसकी क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे। अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, नहीं प्रॉब्लम की बात करते हैं। मान लो बेबी का लिप्स भी कटा है, पेटल्स भी कटा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। अरे भाई, जब उसका लिप्स कटा है तो उसको स्वॉलिंग करेगा, मतलब ब्रेस्ट फीड करेगा, तो उसको फीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, फीडिंग के बाद उसको अंदर निगलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनपरफोरेटेड एनस, अछिद्र गुदा। मतलब जब न्यूबॉर्न बेबी, इसका मतलब ये है कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो क्या रहता है कि वो उसका जो एनस है वो क्लोज रहता है, ब्लॉक रहता है। तो एक स्टाफ नर्स क्या करती है, एक एनएम क्या करती है, उसको उसमें फिंगर डाल के उसके एनस में फिंगर डालती है। फिंगर में ग्लव्स पहने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने ग्लव्स नहीं पहना और फिंगर डाल दी। तो फिंगर डालती है उसके एनस में, तो क्या करता है बेबी मैकोनियम पास कर देता है, मतलब ग्रीन कलर की फर्स्ट स्टूल होता है जिसको मैकोनियम बोलते हैं, वो पास कर देता है। अगर वो छोटी उंगली से भी डालने से उसका जो मैकोनियम पास नहीं हो रहा तो हम रबड़ कैथेटर का यूज करते हैं। जब रबड़ कैथेटर से भी वो मैकोनियम पास नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो छिद्र है, जो उसका होल है, एनस है, वो प्रॉपर नहीं खुल रहा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को रिफ़र करनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, ये तो बाद में पढ़ाऊँगी मैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिसीज है स्पाइनल बिब्डा। अब हम स्पाइनल बिब्डा की बात करते हैं। वैसे डायग्राम दिखाती हूँ मैं स्पाइनल बिब्डा का। देखो, ये है स्पाइनल बिब्डा का डायग्राम। इसमें क्या लिखा है, देखो नीचे, नवजात बच्चों के शारीरिक अक्षमता के कारण प्रेगनेंसी में मस्तिष्क का पूर्ण विकसित ना होना, स्पाइनल कॉर्ड का प्रेगनेंसी के समय से विकृत होना। अब देखो, इसमें एक जो डेफिनेशन इसी में निकलती है, कैसे, इसमें यह बताया गया है कि शिशु जब मदर के यूट्रस में बेबी रहता है तो बेबी क्या रहता है, हेल्दी नहीं रहता है। जब हेल्दी नहीं रहता है तो उसका जो ब्रेन है ना, कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं हो पाता, विकसित नहीं हो पाता। तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड का प्रेगनेंसी के समय विकृत होना, तो क्या रहता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे से दिख रही है ना, लॉन्ग बोन, उसमें क्या होना, उसी समय उसमें ये अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। अब देखो, हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें यही लिखा है, जब नवजात बच्चों के शरीर की जो ग्रोथ नहीं होती है तो प्रेगनेंसी के समय, उस समय क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है, विकृत हो जाता है। लेकिन यह स्थिति स्पाइनल बिब्डा कहलाती है। देखो, आपकी डेफिनेशन में भी लिखा है, इसने भी लिखा है, सेम है कि जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है, जब मदर उसके पेट में रहता है तो उसका वेट कम होने के कारण, ग्रोथ डेवलपमेंट कम होने के कारण क्या रहता है, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड अबनॉर्मेलिटी हो जाती है। इस स्थिति को हम बोलते हैं स्पाइनल बिब्डा। इसमें स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की हड्डियों से घिरी ना होने पर पूर्ण विकसित नहीं हो पाती। इसमें देखो रीजन भी बताया गया है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आसपास की हड्डियों से घिरी ना होने पर पूर्ण विकसित नहीं होते। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आसपास में जो बोनी रहती हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके निचले भाग पर लकवा, पीठ, गांठ, जैसे अब जब ये कंडीशन होती है तो बेबी क्या रहता है, पैरालिसिस रहता है, पीठ पे एक गांठ जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और जो उसकी मसल्स हैं वो कैसी रहती हैं, वीक रहती हैं, और जिसके कारण क्या रहता है, उसका यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता है और स्टूल में भी कंट्रोल नहीं रहता है। समझ में आया।
अब इस स्टूल में भी कंट्रोल नहीं रहता है और यूरिन में भी कंट्रोल नहीं रहता है। अब देखो हम बात करते हैं मैग्नीगोसिल की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा डिसीज है, लेकिन ये टाइप ही है, स्पाइनल बिफ्डा का ये टाइप ही है। इसमें देखो क्या होता है, जब रीढ़ की हड्डी में जब एक से ज़्यादा छिद्र हो जाएं तो आंतरिक दबाव से पीठ पर एक गांठ के रूप में उभार आ जाता है। हालांकि विकृति में स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति कोशिकाओं को कई नुकसान होती है और इसकी सर्जरी में दिक्कत होती है। देखो इसमें यह बताया गया कि जब अभी उसमें बताया कि बोन उसके ऊपर आ जाती है तो डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें यह बताया गया कि जब रीढ़ की हड्डी एक से ज़्यादा, उसमें तो एक ही होल था लेकिन इसमें एक से ज़्यादा जो होल हो जाए तो तो पीठ पर क्या रहता है, एक उभार आ जाता है तथा इस स्थिति में हालांकि इस स्थिति में अम्बिलिकल कॉर्ड की स्थिति में कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता है। इस स्थिति में जो स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स है उसमें नुकसान नहीं होता है और उसकी जो सर्जरी है ना उसमें क्या रहती है, दिक्कत हो सकती है। जब इसकी हम सर्जरी कराते हैं तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है। अब हम दूसरी बात करते हैं, जैसे ये देखो अभी आपने इस डायग्राम में देखा कि इस कंडीशन में ब्रेन से डिपेट हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि अगर देखते तो अगर उसमें भी पीठ पे हो रहा है पर उसमें बोन से रिलेटेड होता है, अब ये क्या होता है, लेयर से रिलेटेड होता है, तो इसमें क्या है कि उभार आ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइलोमेनिंगोसिल की बात करते हैं। माइलोमेनिंगोसिल के बारे में, ये भी एक टाइप है स्पाइनल बिफ्डा का, ठीक है। यह एक रोग है जिसमें गंभीर, ये देखो एक सीवियर कंडीशन है, इसमें रीढ़ की मांसपेशियों में नसें शरीर के बाहर गांठ के रूप में आ जाती हैं। यह गांठ त्वचा की हल्की परत से ढकी रहती है जिसके कारण शरीर का निचला भाग लकवा रहता है। देखो उसमें क्या था, अगर हम थोड़ा डिफरेंट की बात करते हैं, पहले वाले स्पाइनल बिफ्डा में बताया था कि बोनी रहती है, सब कुछ रहता है। सेकेंड वाले में क्या बताया गया है कि होल तो होता है पर लेयर होती है। पर इस कंडीशन में क्या बताया गया है कि ये इसमें जो सेल्स के नसों के भीतर भी गांठ रहती है और ऊपर से बेबी के जो पीठ है ना उसमें अपन को हल्का सा जब हम देखेंगे तो अलग से ही दिखता है रेड कलर का। तो इसमें सिर्फ इतना है कि ये सीवियर कंडीशन होती है और ये बाहर से दिखाई देता है, तो इसका भी ये रीजन है कि बेबी का जो निचला वाला भाग है वो लकवाग्रस्त हो जाता है, मतलब पैरालिसिस हो जाता है और यूरिन स्टूल पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। कौन? बेबी यूरिन और स्टूल पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। देखो अब हम तीसरे की बात करते हैं, स्पाइना बिफ्डा ओक्यूल्टा। अभी तक हमने क्या बात की थी, स्पाइनल बिफ्डा के दो टाइप के, अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। देखो इस प्रकार की विकृति में रीढ़ की हड्डी में एक साधारण दरार होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी पर किसी भी प्रकार का उभार नहीं होता। देखो अभी तक हमने पढ़ा था जितनी हड्डियाँ थी सब में उभार होता था, सब में सेल में दिख रहा था, बट जब ये कंडीशन आती है ओक्यूल्टा कंडीशन आती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसमें क्या रहता है कि जब ये कंडीशन रहती है स्पाइनल कॉर्ड में तो इस कंडीशन में जो उभार रहता है वो नहीं रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में उभार नहीं रहता है। अब देखो हमने अभी तक पढ़ा था, 3-4 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स है, लेकिन यहाँ प्रोलैप्स नहीं है, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड हर्निया की बात करते हैं। जैसे ये जो एक डायग्राम बताया गया, ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो अपना नाभि है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में जो बड़ा हो जाता है उसमें एक आंत की छोटी कुंडली के आकार बढ़ जाता है, मतलब उसकी जो एक आंत रहती है वो उसका आकार बढ़ जाता है। और वैसे तो ये जब ये बढ़ जाता है, वैसे तो हमने नॉर्मल में एक बात सीखी, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है तो वो 1 वीक में गिर जाती है। बट जब यहाँ 1 सप्ताह में अम्बिलिकल कॉर्ड ना टूटे ना गिरे और वो हाई हो जाए, मतलब बड़ी हो जाए, तो मानो ये हर्निया कंडीशन है, अम्बिलिकल कॉर्ड हर्निया इसको बोलते हैं। इसकी सर्जरी 1 साल में या 2 साल में होती है। तो अभी तक हमने जैसे पढ़ा स्पाइनल बिफ्डा पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था अछिद्र एनस, मतलब जो एनस है वो खुला नहीं रहता बेबी का। दूसरा हमने पढ़ा
कि उसका जो लिप कटा रहता है। तीसरा हमने पढ़ा उसका पैलेट भी कटा रहता है। तीसरा डेफिनेशन में हमने पढ़ा था स्पाइना बिफिडा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, स्पाइनल बिफिडा क्या होता है। फिर हमने पढ़ा मेनिंजोगोसिल्स क्या होता है। फिर उसके बाद उसके जो स्पाइनल बिफिडा के 3 टाइप है, मायो मेनिंजोगोसिल्स और ओक्लूटा, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा हर्निया के बारे में, हर्निया क्या होता है। देखो इतना तो हमने पढ़ लिया, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक एएनएम नर्स की। भाई अब हम नर्स तो हैं, हमारी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ थी, तो एक हमारे एएनएम नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। तो वो हम सबसे कहते हैं बालकों को, जब ऐसे बालक पैदा होते हैं या ऐसे जो शिशु का बर्थ होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनको रजिस्टार करना चाहिए, ठीक है। रजिस्टार मतलब उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि ऐसे बच्चों की जो बर्थ हुए हैं उनका रजिस्टर में नाम होना चाहिए। फिर है ना कंटिन्यू उन्हीं बच्चों को हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका निर्धारण करना चाहिए, मतलब हमें पता करना चाहिए बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मदर को हमें एक एजुकेशन देनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग की एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। यदि मदर को खून की कमी है तो उसको अनीमिया है, खून की कमी को बोलते हैं इंग्लिश में अनीमिया। यदि मदर को अनीमिया है तो हम आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। जब हम आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, अब देखो एक नर्स का काम है उसको एडवाइज करना इम्यूनाइजेशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मदर को भी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना कि फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, जो यूज की जाती हैं कंसीव करने, जैसे मदर को कंसीव नहीं करना है, ठीक है। बेबी बर्थ को नहीं बढ़ाना है, फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, परिवार नियोजन का फैमिली प्लानिंग का यूज करें। जैसे मालाडी हो गई, सहेली हो गई, वंदना हो गई, डिम्पा हो गया, इन सब का वो यूज करें। और माता और जैसे मदर को और बेबी को दोनों को हमें क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए हेल्थ के लिए, मतलब अगर प्रॉपर हाइजीन के लिए हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू क्लास। मेरा कैसा क्लास था, मेरा फर्स्ट वीडियो था, मुझे एक्सप्लेन करना। थैंक यू।